जी वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे जो मेनली इमिग्रेशन के हवाले से थे, लेकिन इमिग्रेशन के हवाले के अलावा भी अगर आपका कोई मसला हो, जैसे फैमिली मैटर्स हैं या सिविलाइजेशन के हवाले से आपका कोई सवाल हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। जी देखते हैं हमारी अगली कॉल पे कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने जनवरी में ये अप्लाई करना है ILR। तो इंग्लिश का जो कोर्स है SQA से मैंने SCQF लेवल 4 किया हुआ है। क्रेडिट पॉइंट है 6। मैं 2011 में किया है। तो क्या ये B1 की रिक्वायरमेंट पूरी करता है? जी इसमें अगर आपको उसमें एक कैटेगरी है कि अगर ये इंडेफिनेट का और नेशनलिटी के हवाले से आपकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है सर्टिफिकेट, तो वो उसके लेवल के हिसाब से कर देगा। बेहतर यही है कि जब आप एप्लीकेशन करें, क्योंकि अपने स्टिल अपने जनवरी में करनी है और इमिग्रेशन रूल्स जो हैं वो दे चेंज सो क्विकली अबाउट अबाउट एवरीथिंग। तो मेरा आपसे मशवरा यही है कि अगर आप दिसंबर में किसी से ये सवाल करें तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में आपको अभी आप चेक करवा लेंगे दोबारा से, तो उसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल असल में है कि मैंने रेजिडेंट कार्ड पे अप्लाई किया था शादी की बेस पे। नॉर्वेजियन लड़की है लेकिन पाकिस्तानी है। तो मैंने की शादी 28 अक्टूबर 2011 को। मेरा केस चलता रहा, लेकिन अब केस रिजेक्ट होते हैं। उन्होंने 2 साल बाद केस रिजेक्ट किया है। उन्होंने 2-3 पॉइंट लगा दिए हैं। उन्होंने एक पॉइंट लगाया कि मैं अपनी अम्मी की तरफ रहता हूँ और मैं उनको किराया नहीं देता, जबकि मैंने वो सारा टेनेंसी एग्रीमेंट सारा कुछ बना के भेजा था उनको। उन्होंने ये पॉइंट लगाया कि तुम अपनी माँ की तरफ रहते हो। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी माँ की तरफ रहते हो, तुम किराया नहीं देते, तुमने हमसे झूठ बोला है क्योंकि तुमने हमें रसीदें नहीं भेजी थी कोई भी ऐसी। तो हमें लगता है कि तुम्हारी शादी भी फेक है, लेकिन मेरी शादी फेक नहीं है अलहमदुलिल्लाह। और दूसरा उन्होंने चीज़ लगाई है कि क्या नाम है, कोई टैक्स की वेज स्लिप्स हैं उस पर YTD, उसने कहा कि वेज स्लिप पे कोई मसला हुआ है। और दूसरी बात यह कि 28 अक्टूबर 2011 को मेरा स्टूडेंट वीजा भी एक्सपायर हो रहा था। तो उन्होंने 28 अक्टूबर 2011 को मेरी शादी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी जो है वो 2 दिन बाद हुई थी, लेकिन 28 अक्टूबर 2011 को मेरी शादी हुई थी और 28 अक्टूबर 2011 को मेरे वीजा एक्सपायर हो रहा था स्टूडेंट भी। तो ये 2 चीजें आ गई थी। तो अब सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं अब मुझे उन्होंने रिफ्यूज किया तो मैं क्या अपील पे जाऊं? आपकी जो स्पाउस हैं उन्होंने उनका यानी वो ब्रिटिश नेशनल है या यूरोपियन है? सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही। जो आपकी स्पाउस हैं जो आप जिनसे आपसे शादी की है वो ब्रिटिश नेशनल है या यूरोपियन है? नॉर्वेजियन है। नॉर्वेजियन है, ओके। जी देखें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। अगर आप ये समझते हैं कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है या आपको जो रूल्स हैं उनको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जो कानून है उसको सही तरह से UKBA ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और आपका एक तरफा सा उन्होंने डिसीजन करके दे दिया, तो बेहतर यही है कि आप अपील में जाएं। कोर्ट में जाकर ये सब चीज़ें आप जज के सामने रख सकते हैं कि जनाब ये यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ये हमारा रिलेशनशिप है, और अगर सबसिस्टिंग रिलेशनशिप है आपका, जैसे आपने कहा कि आप इकट्ठे अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। मेरा आपको मशवरा यही है कि आप अपील में ज़रूर जाएं। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा ये आपसे सवाल है कि मैंने फरवरी के स्टार्ट में मैंने ये इंडेफिनेट अप्लाई करना, जो मेरे हस्बैंड हैं वो ब्रिटिश हैं, तो मैंने फरवरी के फर्स्ट वीक में इस तरह अप्लाई करना इंडेफिनेट। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही वो मैंने वो जो है लाइफ इन UK टेस्ट मैंने अभी पास किया है। तो अगर मैंने फरवरी मैंने अप्लाई करना तो मुझे और ये लाइफ इन UK सिर्फ टेस्ट मेरे लिए होगा काफ़ी, या मुझे E-SOL वो जो होता है वो भी करना पड़ेगा? जी आपको जो कौन कौन से टेस्ट पास करने होंगे? जी थैंक यू वेरी मच। अगर आप 28 अक्टूबर के बाद अप्लाई करती हैं तो आपको जो लाइफ इन द UK के साथ उन्होंने एडिशनल राइटिंग और लर्निंग की जो स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट लगाई है वो भी पास करनी पड़ेगी। तो मैं बेहतर यही है कि आप जो लैंग्वेज इंग्लिश टेस्ट प्रोवाइडर्स हैं उनसे रब्ता करके आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात ले सकती हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने HSMP जुडिशियल रेवेन्यू पे मैंने इंडेफिनेटली अप्लाई किया था। ओके। मैं और मेरे 3 बच्चे जी जो अंडर 18 थे जब मैंने अप्लाई किया था। तो अब जो
5 साल पहले हम आए थे, तो 5 साल हो गए हैं, हमने इंडेफिनेटली अप्लाई किया, मेरा और मेरी वाइफ का इंडेफिनेट लग के आ गया। लेकिन हम 3 बच्चे जो उस टाइम अंडर 18 थे उनका लग के नहीं अभी तक आया, अब ओवर 18 हो चुके हैं वो सारे। तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, या क्यों नहीं पासपोर्ट आया, मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछूं। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और उनको इस चीज़ के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं कि आपके पासपोर्ट तो उन्होंने भिजवा दिए हैं, बच्चों के जो है वो पासपोर्ट पे वीज़ा ला के क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आपने एक ही एप्लीकेशन की होगी सब अपनी और अपने डिपेंडेंट्स की, तो मुमकिन है बाज़ वो कोई चीज़ ओवरलुक्ड हो जाती है तो उसकी वजह से उन्होंने ना भिजवाई हो। लेकिन अगर आप उनसे रब्ता करें तो आपको इसके बारे में कोई जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको आपके बेस पे लीव जो है वो मिलनी चाहिए। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो। हाँ हेलो जी, मेरा नाम जमाल शाह है, मैं ग्लासगो से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा ड्राइविंग लाइसेंस के बिना पर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो गया था, अनश्योर्ड में गाड़ी चला रहा था। तो अभी मेरा करंट स्टेटस जो है वो इंडेफिनिट स्टे है इन द यूके। तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई करूँगा तो क्या इसका असर इस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ओके, थैंक यू वेरी मच जी। इस तरह की चीज़ों का असर लाजमी पड़ता है कि अगर आपने अपनी लीव के दौरान में कोई ब्रीच की है, कानून की पासदारी नहीं की, तो इट मीन्स कि आप वो जो एक रिक्वायरमेंट है कि पर्सन ऑफ गुड करैक्टर, आप उससे थोड़ा सा हट जाते हैं। लेकिन ये देखना पड़ता है कि आप एक परसिस्टेंट ऑफेंडर्स तो नहीं है, कि आप बार बार तो नहीं पकड़े गए, या आप ये समझते हैं कि ये बगैर इंश्योरेंस गाड़ी चलाना जो है वो एक ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि इंश्योरेंस पे करें। तो उसकी बेस पे आपका वो जो करैक्टर है वो चेक किया जाएगा। अगर आपने एक वन ऑफ है और उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपने, अगर आपको 6 माह से या साल से, ये डिफरेंट जो ऑफेंसेस हैं उसमें उनकी लिमिट डिफरेंट है, तो आप अप्लाई करने से पहले अपने जो करीबी सोलिसिटर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब जो है स्पेशली वो ड्राइविंग के हवाले से है तो आप उसकी बेस पे सबमिशंस कर सकते हैं कि आप इसको वेव करते हुए आपको नेशनलिटी दी जाए, और आप उनको कोई ओथ वगैरह भी दे सकते हैं कंफर्मेशन कि आप दोबारा से ये कोई रिपीट या इस तरह की सिचुएशन नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि आप अप्लाई करने से पहले अपने किसी करीबी सोलिसिटर से इस बारे में ज़रूर मशवरा करें। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे पूछना था, बेसिकली मुझे इन टोटल मोर देन 7 इयर्स हो गए यूके में। ओके। जिनमें से मैं ऑलमोस्ट 6 इयर्स जो स्टडी वीज़े पे था। ओके। और मुझे ये पूछना है कि मैं स्विच बैक कर सकता हूँ आफ्टर मेरा PSW जब फिनिश होता है तो इनटू एनी टियर 4? जी आप कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई हर्ज नहीं है अनटिल कि आपकी वो जो एक लिमिट उन्होंने लगा दी है कि आप इस स्टूडेंट कैटेगरी में इतने अरसे तक रह सकते हैं। तो आप देखते हैं कि आपने कोर्सेज कौन कौन से किए हुए हैं, उन कोर्सेज की बेस पे अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी आपने स्टूडेंट की जो लिमिट है वो क्रॉस कर लिया तो उसमें फिर आपको मुश्किल आ सकती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कोर्स चूज़ करते हैं जो कि हायर एजुकेशन का है, जो आपने पहले नहीं किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल PhD वगैरह, तो उसमें मुमकिन है वो कि आपको रिलीफ मिल जाए। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो। हेलो। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, मुझे क्वेश्चन ये करना है कि मुझे यूके में 7 साल हो गए जी, और 2011 में मैंने यहाँ पे शादी की थी एक यूरोपियन लड़की के साथ। जी जी। तो अब हुआ यूँ कि मेरी वाइफ जो है वो लथवियन है और वो वहाँ पे शिफ्ट होना चाहती है लथविया में, लेकिन मैंने उनसे ये कहा है कि मैं वहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसलिए वो वहाँ पे चली गई हैं खुद। तो अब मुझे मेरा क्या स्टेटस है? मेरे पास 2016 तक वीज़ा है और मुझे शादी को तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। ओके। अच्छा, आपका तो स्टेटस वही है जो आपको यानी वीज़ा मिला हुआ है, तो उसकी बेस पे आप यहाँ पे रह सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आपकी वाइफ परमानेंटली जो है वो लिथुआनिया में चली गई हैं, तो आप मुमकिन है आपको किसी स्टेज पे कि अगर आपका इनकाउंटर होता है कहीं पे UKBA के ऑफिशियल से, तो मुमकिन है वो इस चीज़ पे मज़ीद हों कि आपकी वाइफ जो चली गई हैं तो या तो आप लिथुआनिया मूव हो जाएं या फिर आप जो आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहाँ पे चले जाएं, तो ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर वो टेम्प्रेरी तौर पर गई हैं विज़िट के सिलसिले में या अपने किसी बिज़नेस जो अफेयर्स है कोई कारोबार के सिलसिले में गई हैं, किसी जॉब के सिलसिले में गई हैं, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी जो 3 साल हो गए हैं शादी को, और अगर शादी के 3 साल के बाद यानी 3 साल आप इकट्ठे रहे हैं और उसके बाद आपकी वाइफ चले गई हैं और हालात इस तरह के हो गए हैं कि आप उसके बाद इकट्ठे नहीं रह सकते, कि आप डिवोर्स अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी बेस पे जब आपके 5 साल मुकम्मल होते हैं तो आप उसकी बेस पे इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं
जनवरी 2004 में एज ए स्टूडेंट आया था। ओके। तो मेरी मिसेज ने 2007 में मुझे ज्वाइन किया है। मेरे 2 बच्चे हैं जो यहीं पे पैदा हुए हैं। अभी मेरा दिसंबर में ड्यू है 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी के बेस के ऊपर इंडेफिनिट लीव। तो मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे और मेरी मिसेज को काम की परमिशन नहीं है, तो मुझे ये प्लीज बता दें कि मैं अपनी मिसेज का कैसे अप्लाई करूंगा और अपने बच्चों को कैसे अप्लाई करूंगा। और हमारा वीजा भी जनवरी में 31 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है सबका। आप दोनों का एक ही वक्त पे वीजा एक्सपायर हो रहा है? जी, आप दोनों का एक ही वक्त पे वीजा एक्सपायर हो रहा है? हमारा हम सब का जो है, मेरा और मेरे बच्चों का जो है ना, मतलब 31 जनवरी को वीजा एक्सपायर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके सवाल का शुक्रिया। आप जो हैं वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर 10 ईयर्स, तो उसके लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है। लेकिन क्योंकि आपकी वाइफ के 10 ईयर्स मुकम्मल नहीं और उन्होंने 2007 में ज्वाइन किया आपको, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन होगी वो FLRM होगी और उसके साथ आप उनको डिपेंडेंट्स जो हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं उसी एप्लीकेशन में। तो आपकी वाइफ की जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाएगी, आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाएगी। और अगर आप इस प्रोग्राम को शुरू से देख रहे होंगे तो मुख्तलिफ लोगों ने इस सिलसिले में सवाल भी किए थे कि उनको तो इंडेफिनेट मिल गया लेकिन उनकी वाइफ को नहीं मिला। तो इस सिलसिले में भी आपके सिलसिले में भी ये होगा कि आपको तो इंडेफिनेट मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके 10 ईयर्स मुकम्मल है और कोई दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके केस में। लेकिन आपकी वाइफ को जो होगा वो फिर स्पाउस वीज़ा मिलेगा जो करंट रूल्स के हवाले से 2.5 ईयर्स का होगा। तो इसमें आपके ऊपर वो 18,000 वाली जो रिक्वायरमेंट है वो लागू नहीं होती। जी, चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे कोई सिंगल मदर है लेकिन उसके पहले शादी में से बच्चे हैं, तो वो पाकिस्तान या यहाँ से शादी करती है तो वो उसको वीज़ा उसके लिए अप्लाई करती है, तो उसको भी 18,600 करने पड़ेंगे या उसके लिए कम है? जी, थैंक यू वेरी मच। अभी तक ये जो 18,000 की जो रिक्वायरमेंट है ये ऐसा लॉ में मौजूद है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो अगर सिर्फ यही एक रिफ्यूज़ल की रीज़न बनती है कि आपके पास 18,600 नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन को होल्ड कर लेंगे कि उस पर डिसीजन नहीं देंगे, क्योंकि ये मामला जो है वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है कि जी 18,600 की जो रिक्वायरमेंट है उसको लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आप सिंगल मदर हैं, आपके पास मुमकिन है इतने सोर्सेज ना हों लेकिन आपका ये भी राइट है कि आपका जो हस्बैंड है वो आपके साथ रहे। आप ट्रैवल करके दूसरे कंट्री में भी मूव नहीं होना चाहती या शिफ्ट नहीं होना चाहती, तो उसकी बेस पे ये कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करते हुए ये फैसला किया था कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है 18,600 की ये अगेंस्ट दी आर्टिकल 8 है प्राइवेट स्पेशली फैमिली लाइफ के हवाले से कोर्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन ये मामला क्योंकि अभी कोर्ट में है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसकी अपील की हुई है, तो उसकी बेस पे जो है वो मुश्किल है। लेकिन अगर आप नटशेल के तौर पे यानी येस नो के हवाले से पूछना चाहेंगे तो अभी ये रिक्वायरमेंट मौजूद है, इसको एज सच रिमूव नहीं किया गया और सिर्फ कोर्ट का डिसीजन का वेट किया जा रहा है कि जो हायर कोर्ट है उसके बारे में क्या जवाब देती है। जी, चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग। मैं यहाँ पे एक ब्रिटिश नर्स हूँ। मैं 2010 में इंडिया से मास्टर्स करने के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे नर्सिंग के लिए अप्लाई किया तो मुझे ब्रिटिश जो नर्सिस का पिन नंबर होता है वो मिल गया। उसके बाद मेरी पढ़ाई के बाद उन्होंने मुझे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दिया था जो नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी मैं जैसे मेन हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, तो अगर मुझे नेक्स्ट वर्क परमिट लेना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे ख्याल में टीयर 2 के हवाले से सवाल कर रही होंगी कि तो आप पहले देखेंगे जो आपका जो जिसके साथ आप काम करेंगे NHS वो जो टीयर 2 स्पॉन्सर हैं उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस मौजूद है, उनके पास वैकेंसीज मौजूद हैं। तो आप अपने जो एम्प्लॉयर है, जैसे आपने बताया कि आप नर्स हैं, तो आप जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो अगर आप GP के साथ काम कर रही हैं, किसी NHS हॉस्पिटल में काम करेंगे, तो वहाँ पे आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकती हैं कि वो आपको वीज़ा एक्सटेंशन करते हुए आपके लिए टीयर 2 का जो स्पॉन्सर लेटर है वो इशू करें। ये सेम वही है जैसे कि एक स्टूडेंट को एप्लीकेशन करते हुए कैश लेटर इशू होता है, तो आपको भी एक स्पॉन्सर लेटर इशू होगा जिसकी बेस पे आप अपने वीज़े को एक्सटेंड करवा सकती हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। सर, बात यह है कि मेरी अभी आपसे बात हुई थी, मैंने वो HSLP जुडिशियल रिव्यू में अप्लाई किया था जिसमें मुझे और मेरी बीवी को तो उन्होंने इंडेफिनिट दे दिया है, और मेरे बच्चों के जो कागज हैं, क्योंकि वो जब अप्लाई किया था वो उसमें 16 साल के थे, अब वो 18 ऊपर हो गए हैं, तो उन्होंने उनको अभी रिटेन किया हुआ है। मेरी होम ऑफिस बात हुई थी थ्रू सोलिसिटर, तो उन्होंने ये कहा था कि ये
क्योंकि 18 साल से ऊपर हो गया है, इनको हम अलहदा ट्रीट कर रहे हैं। अब बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन की भी प्रॉब्लम आ रही है और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स लोन वगैरह जो भी है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं हम अभी कंसीडर कर रहे हैं, तो अब क्या करें, अब इसका क्या हाल है? उसमें देखें जो हाई कोर्ट के डिफरेंट डिसीजंस हैं, ठीक है, उसमें एक जो डिसीजन है वो 2009 है, जिसमें कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि अगर होम ऑफिस किसी एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए बहुत ज़्यादा अर्सा लेता है, अनरीजनेबल टाइम लेता है, तो वो सस्पिशियस अनरीजनेबल की बेस पे वो उन्होंने इसको अनलॉफुल करार दिया हुआ है कि आप बाज़ एप्लीकेशन को फॉर नो रीज़न आप 2 साल 3 साल के लिए रोक लेते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रबल्स आती है। जैसे कि आपने बताया कि आपके बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो बेहतर ये है कि आप उनसे दोबारा से अपने जो आपके जो सॉलिसिटर हैं उनसे रब्ता करें और उनको होम ऑफिस को इस चीज़ पे उनको थोड़ा सा रियलाइज़ करवाएं कि आपके बच्चों को एजुकेशन की प्रॉब्लम है, उनके नेक्स्ट एडमिशन की प्रॉब्लम है, उनको सफ़र हो रहा है, तो उसकी बेस पे वो आपके जो एप्लीकेशन है उसको जल्दी डिसाइड करें। अगर वो उनको इंडेफिनेट नहीं भी दे रहे फॉर एग्जांपल, तो उनको एटलीस्ट वो फर्दर लीव टू रिमेन ग्रांट कर सकते हैं प्राइवेट लाइफ की बेस पे, और उसको उनके जो उनके एटलीस्ट उनकी जो स्टडीज़ है वो कंटिन्यू हो सकती हैं। और उसके बाद आप चाहें तो उस डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील भी कर सकते हैं कि हमने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था और जो कि इंडेफिनेट नहीं दिया गया। लेकिन ये है कि आप उनको कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा है, अगर फिर भी वो आपको जवाब नहीं देते, तो आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन होगी जुडिशियल रिव्यू में जाने की, कि आप हाई कोर्ट में जाए और कोर्ट से ये डायरेक्शन ले लें कि जो यूकेबी है वो आपके केस को विद इन सर्टन टाइम लिमिट जो है वो आपको उसका कुछ जवाब दे। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। हेलो जी जी बोलें। भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड ने 2012 में शादी के बेस पे FLRO एप्लीकेशन की, वो ओवरस्टे थे, और अब उन्होंने एप्लीकेशन जब वापस आई है तो उन्होंने सिंपली रिफ्यूज़ कर दिया इस पॉइंट पे कि जी आपकी वाइफ यहाँ पे सेटल्ड नहीं है, मैं खुद वर्क परमिट पे हूँ इसलिए। ओके। तो ILR मैं अप्लाई करूँगी अक्टूबर में, तो आप काइंडली ये बताएंगे कि उसके बाद क्या पोजीशन बेहतर होगी, या हमें किस तरीके से चलना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहिए, या हमें क्या स्टेप लेना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो? थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने एक पहले सवाल के जवाब में एक शुरू में एक बात बताई थी कि हाई कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि जो ये एक लिमिट एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि जी अगर आपके पास लीव टू रिमेन नहीं है या आप किसी और कैटेगरी में हैं, तो उसमें आप जो है आप वापस जाके लीव अप्लाई करें। जैसे कि आप पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया है, तो अभी टियर 1 के केसेस में ये स्पेसिफिकली ऑर्डर आ गया है हाई कोर्ट का कि ये अगेंस्ट द लॉ है, ये अंडर आर्टिकल 8 के खिलाफ है। अगर दो बंदे ने यहाँ पे शादी की हुई है और बेशक वो सेटल्ड नहीं भी हैं, तो उनको यहाँ से वीज़ा दिया जाए। आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन होगी अगर आप जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई करें, तो होपफुली आपको एक बेहतर जो रिस्पॉन्स है वो मिलने के चांसेस हैं। जी नाज़रीन, अगर आपका कोई सवाल लेंथी है और अगर आप हमें इसके अलावा आप समझते हैं कि आपको इस सवाल का प्रॉपर्ली जवाब नहीं मिल सका, तो आप स्क्रीन पे आपको हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो भी नज़र आ रहा है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपके जो जवाब हैं वो उनको आप तक पहुँचाया जा सके। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें। जी भाईजान, मेरा नाम खुरम है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरा क्वेश्चन है भाईजान, मैंने सेट प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया था। जी जी। मेरे पास 5 ईयर लीव टू रिमेन था एज ए रेफ्यूजी, एंड मेरे पास मेरे साथ 3 बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, 2 बच्चे पाकिस्तान से साथ, और साथ मेरी वाइफ भी है। तो मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए मेरे बायोमेट्रिक हुए, ऑल टुगेदर 4 मंथ हो गए मुझे जो उनसे ना वीज़ा अप्लाई किए हुए। तो अभी तक होम ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया मुझे फर्दर। जी जी, डिसीजन लेटर। ओके, और जो यूजुअल टाइम पीरियड है वो होम ऑफिस के लिए 3 to 6 मंथ का है, तो वेट करें 6 मंथ के टाइम पे कि आपके पास 6 मंथ अगर हो गए हैं, तो फिर आप उनको दोबारा से एक रिमाइंडर दे सकते हैं कि वो आपके जो केस है उस पर कोई भी जल्दी जो है वो आपको आंसर दें। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इसके
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आपने सवाल किए थे मैंने उनको अच्छे तरीके से जवाब दिया। अगर इसके बावजूद आपकी कोई फिर भी आपने कोई सवाल करना हो जो आपको महसूस हो कि आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल पे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जो भी जवाब हो वो आपको जल्दी से जल्दी दे सकूँ। नेक्स्ट वीक मेरे एक और कलीग इस प्रोग्राम में होंगे और होपफुली आपसे दोबारा इसी प्रोग्राम पे इसी दौरान बिटवीन 6 और 7 जो है वो मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।